हेलो एवरीवन। एंशियंट हिस्ट्री की लेक्चर सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो अभी तक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं। मगध में हमने जो है वेरियस डिनास्टीज जो इसकी हैं इनको डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने हरियंक को डिस्कस किया, शिशुनाग को डिस्कस कर लिया और नंद के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमने देखा था पर्शिया और ग्रीक के जो इन्वेजन इंडिया में हुए उनके बारे में पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम शुरू कर रहे हैं मौर्य से। तो मौर्य जो एम्पायर है ये 321 बीसी से लेके 184 बीसी तक इसका टाइम पीरियड है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 4th सेंचुरी बीसी से लेके 2nd सेंचुरी बीसी तक जो था ये फल फूल रहा था। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने जो था नंद वंश को जो है हराया, किसकी, अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। चाणक्य बेसिकली इनके और अन्य नाम जो हैं वो हैं कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य जो थे ये एक स्कॉलर, बड़े विद्वान थे जो कि टीचर थे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे इनके स्टूडेंट थे। तो इन्होंने ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, उनको बताया कि उनको ही पूरे इंडिया पे जो है रूल करना है, और धीरे धीरे इस चीज में ये सक्सेसफुल भी रहे। 305 बीसी में जो है सेलुकस निकेटर को इन्होंने हराया, जो कि एक गवर्नर था जो अलेक्जेंडर के द्वारा छोड़ा गया था। तो उसको हराने के बाद जो है यहाँ से क्या है, ग्रीक जो भी रूलर्स थे वो खत्म होना शुरू हो गए थे। तो सेलुकस निकेटर जब हारा तो उसने जो है अफगानिस्तान वाला एरिया और जो बलोचिस्तान और इंडस नदी के जो वेस्ट वाला एरिया जो ग्रीक के अंडर था वो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, और साथ ही अपनी डॉटर की मैरिज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। और बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बदले में जो है 500 एलिफेंट जो है इनको गिफ्ट किए थे। और इसी दोस्ती की वजह से क्या हुआ, जो फर्स्ट ग्रीक एम्बेसडर जो हैं मेगास्थीनीज, उनको जो है मौर्यन कोर्ट में भेजा गया। किसके द्वारा? सेलुकस निकेटर के द्वारा। तो चंद्रगुप्त के जो कोर्ट में आए ग्रीक एम्बेसडर, पहले वो थे मेगास्थीनीज, और इन्होंने ही क्या है, जो इंडिका बुक है इंडिया के बारे में जो कि डिस्क्राइब करती है वो मेगास्थीनीज ने ही लिखी है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इनको जो है सेंड्रोकोटस भी बोला जाता है। तो जस्टिन एक राइटर हैं जो कि ग्रीक राइटर हैं, ये सेंड्रोकोटस नाम से उद्बोधन किया है चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्होंने अपनी लेटर लाइफ में क्या है जैनिज्म को अपना लिया था, और जब ये लाइफ के एंड पीरियड में थे तो ये मैसूर मूव कर गए थे। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ, जो कि इनके गुरु थे जिनको ये मानते थे। ये खुद जैन मॉन्क थे। बात करूं अगले रूलर की, वो हैं बिंदुसार। बिंदुसार जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं। इन्हें जो है अमित्रगात भी बोला जाता है, यानी कि स्लेयर्स ऑफ एनिमी। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब जो सेलुकस निकेटर की जगह जो रूलर ग्रीक है वो कौन आ गया है? एंटियोकस आ गया है। और एंटियोकस ने किसको भेजा? डीमाकोस को भेजा। तो मेगास्थीन की जगह अब कौन आए? डीमाकोस आ गए। और रूलर कौन है? एंटियोकस। बोला जाता है कि बिंदुसार के टाइम पे जो है इस मौर्यन एम्पायर की जो साउथ में जो है एक्सपेंशन वो इस टाइम पे शुरू हो गई थी। तो बिंदुसार साउथ एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बिंदुसार जो है अजीवक सेक्ट के फॉलोवर थे। अजीवक सेक्ट बेसिकली क्या है, इनकी फिलॉसफी क्या होती है? ये बोलते हैं कि जो सब कुछ है पहले से ही तय होता है, कर्मों का कोई फल नहीं होता है, एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड। तो इस फिलॉसफी को बोलते हैं अजीवक फिलॉसफी। तो ये बिंदुसार जो है इसको मानते थे। और बिंदुसार के जो सबसे यंगेस्ट सन थे वो थे अशोका, जो कि गवर्नर ऑफ उज्जैन काम कर रहे थे। बात करूं अशोक के बारे में तो इनका टाइम पीरियड है 272 बीसी से लेके 231
बीसी तक, मैं कह सकता हूँ 3rd सेंचुरी बीसी में इनका कार्यकाल रहा है। और ये जो है यंगेस्ट सन थे बिंदुसार के, तो इसीलिए इनका जो है गद्दी पे बैठना थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन इन्होंने क्या है अपने भाइयों के खिलाफ जो है सिविल वॉर किया और उन सभी को मार के ये गद्दी पे बैठे। अपने गद्दी पे बैठने के बाद 8 साल के बाद जो है इन्होंने क्या है कलिंग नामक स्थान पे जो है अटैक किया। कलिंग उड़ीसा को बोला जाता है। कलिंग वॉर जिसमें 1 लाख सोल्जर मर गए थे, ये सब देखने के बाद जो है अशोका का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपना लिया था अंडर मोगलीपुत्र तीसा के अंडर। तो किसके अंडर अपनाया? उपगुप्त भी बोलते हैं मोगलीपुत्र तीसा को। और बुद्धिज्म को इन्होंने अपनाया तो पहले ये क्या बने? उपासक बने। लेकिन 2.5 साल के बाद जो है ये भिक्षु बन गए थे और फिर इन्होंने धम्म यात्रा शुरू की। सारनाथ गए, बोध गया गए, लुम्बिनी गए। और जो ये कलिंग वॉर है, ये इसके बारे में हमें पता कहाँ से चलता है? रॉक एडिक्ट 13, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि रॉक एडिक्ट 13 में क्या पता चलता है। तो धीरे धीरे क्या है इन्होंने जो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट था उसको जो है चेंज कर दिया कल्चरल कॉन्क्वेस्ट में। अब ये बोलते थे कि जो है लड़ाई मारकाट इसके दम पे हमने किसी एरिया को नहीं जीतना है। तो फिजिकल कॉन्क्वेस्ट को बोलते थे भैरी घोष। इसको रिप्लेस किया गया किससे? धम्मा से। तो अब क्या है कल्चरल कॉन्क्वेस्ट होगा। तो धम्मा और धर्म ये दो अलग चीज़ें हैं। धर्म जो है ये हिंदू लैंग्वेज में धर्म को बोलते हैं और धम्म बेसिकली क्या है? एक कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि फॉलो करना होता है। तो अब क्या है भेरी घोष को रिप्लेस कर दिया गया धम्म के साथ। अब बात करूं इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो अशोका ने जो है राजुक की अपॉइंटमेंट की। राजुक क्या थे? अपनी जो इनकी समाज था, सोसाइटी थी, उसमें जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड करते थे और जो बुरा काम करते थे उनको पनिश करते थे। और साथ ही राजुक को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई कि जो धम्म है उसको आगे बढ़ाना है। और साथ ही जो पैटर्नल किंग का कंसेप्ट है, यानी कि जो अशोका हैं वो बोलते थे कि वो जो सारी प्रजा है उसके पिता हैं, तो इसलिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इनके लिए कुछ करना। तो यानी कि जो वेलफेयर स्टेट का जो ये कंसेप्ट था यहाँ से शुरू हो गया था और पहली बार किसी राजा ने ये बात कही थी कि मैं सभी का पिता हूँ। और साथ ही धम्म के प्रचार के लिए इन्होंने जो है स्पेशली धम्म महामंत्रा को जो है नियुक्त किया। और साथ ही इनका बेटा महेंद्र और इनकी बेटी संघमित्रा, इनको जो है इन्होंने श्रीलंका भेजा, जहाँ पर जो है बोधि ट्री को इन्होंने प्लांट किया। तो बोध गया से जो बोधि ट्री था वहाँ से एक ब्रांच लेके वो श्रीलंका गए और वहाँ उसको लगाया। तो आज श्रीलंका में जो ये साइट है बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। और साथ ही इन्होंने जो है बहुत सी दूतावास एम्बेसीज भेजी जो ग्रीक रूलर्स थे और एशिया में जितने भी ये रूलर्स थे, यहाँ पर इन्होंने इस धम्म को बढ़ाने के लिए जो है एम्बेसीज भेजी। और अशोक ने जो है 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल जो पाटलिपुत्र में हुई उसको ऑर्गेनाइज किया। अब देखते हैं कि आखिरकार जो अशोक का जो ये धम्म था इसमें क्या बातें बोली गई थी। तो जो अशोक का धम्म था इसका प्राइमरी एम ये नहीं था कि आप बुद्धिज्म को अपनाओ और आपको जो है निर्वाण की प्राप्ति मिलेगी, ये ऐसा नहीं बोलता था। बेसिकली धम्म में बात की गई कि सोशल ऑर्डर किस तरीके से जो है अच्छा बना रहे, लोगों के अंदर टॉलरेंस कैसे रहेगी। तो ये सब चीज़ें जब होगी तो जो है किंगडम स्टेबल रहेगा, जिसकी वजह से जो है राजा को रूल करना इजी रहेगा। तो इसीलिए जो है इस धम्म को जो है अशोका ने इतना फ्लरिश किया। धम्म बेसिकली क्या है? एक कोड ऑफ एथिक्स है किसी भी सोसाइटी के लिए, जिससे कि वो गवर्न होगी। तो इसमें वेरियस तरीके की बातें की गई कि जैसे कि हमें अपने जो माता पिता हैं, टीचर्स हैं, उनका जो है आदर करना है, अहिंसा रखनी है और हर एक जो लिविंग थिंग है उससे
प्यार करना है, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करना है, एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना है, कोई ऐसे रिचुअल्स नहीं करने हैं जहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस होता हो, और जितना हो सके रिचुअल कम से कम करने हैं। अपने जो नौकर हैं उनका मतलब उनको उनसे रूडली बिहेव नहीं करना है, और जो प्रिजनर्स हैं किसी भी जेल में बंद हैं उनके साथ भी सही बिहेव करना है, ब्राह्मण्स को रिस्पेक्ट देनी है, और जो भी कॉन्क्वेस्ट आगे की जाएगी वो धम घोष के नाम पे होगी, और कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। तो इस तरीके की बातें जो हैं अशोक के धम्म में बोली गई हैं। और जो अशोक का जो धम्म था वो कितना सक्सेसफुल रहा इसका पता चलता है हमें गांधार इंस्क्रिप्शन से, जहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि सक्सेसफुली जो फिशरमैन है उन्होंने जो है ये सब चीज़ें, जो फिशरी थी उसको छोड़ के जो है एग्रीकल्चर को अपना लिया था। इससे पता चलता है कि धम्म अशोक का काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। अब बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहली बात, यहाँ पर कोई भी रॉयल एब्सोल्यूटिज्म नहीं था, यानी कि यहाँ तानाशाही नहीं थी। जो किंग है वो किसके अंडर काम करता था, उसको कौन गाइड करता था, वो करती थी मंत्री परिषद। उसमें कौन कौन होता था, पुरोहित होता था, महामंत्री होता था, सेनापति एंड युवराज। इन सभी की एडवाइस के ऊपर जो है किंग काम करता था राज्य के लिए। और यहाँ पर क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट थी जो कि दूर वाले जो इलाके थे उनको कंट्रोल करती थी। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमें पता कहाँ से चलता है, इसके सोर्स ऑफ स्टडी क्या हैं, तो कौटिल्य द्वारा लिखी हुई बुक अर्थशास्त्र और मेगास्थीन की जो इंडिका है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं इसकी स्टडी के लिए। और साथ ही अमात्य यानी कि जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो देखेगा उसे बोलते हैं अमात्य, और इनकी सिलेक्शन के लिए जो है काफ़ी रिगरस मेथड जो था कौटिल्य ने रखा हुआ था। तो अमात्य जो है आज के आईएएस अधिकारी के बराबर होते थे, और जो भी लोअर कोर्ट होते थे जो कि रूरल एरियाज में हैं उनका सारा कंट्रोल किसके पास होता था, अमात्य के पास होता था। बात करूं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो जो उसका चीफ है उसे बोलते थे समहारता, और जो राजकोष है, ट्रेजरी जो कस्टोडियन है वो है सानिधत। और जो समहारता क्या है, चीफ ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और सानिधत क्या है, ट्रेजरी कस्टोडियन। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करूं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, तो जो इसको कंट्रोल करते थे वो थे अध्यक्ष। तो हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग अध्यक्ष होते थे। बात करूं जुडिशरी की, जो चीफ जज था उसे बोलते थे धर्माधिकारी, और जो इनका मेन जो कोर्ट था जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं वो कहाँ था, इनकी कैपिटल में। इनके जो ये प्रोविंसेस थे मगध के, ये जो हैं 4 हिस्सों में बटे हुए थे, और उन चारों प्रोविंसेस की कैपिटल कौन कौन सी थी, एक की थी तक्षशिला, एक की उज्जैन, एक की स्वर्णगिरी, और एक की कलिंग। तो इन प्रोविंसेस में क्या था, हर एक प्रोविंस में एक प्रोविंशियल गवर्नर होगा जो कि रॉयल फैमिली को ही बिलोंग करता है। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो किसके पास होगी, राजुक के पास होगी। और राजुक को सपोर्ट कौन करता था, युक्त उसको हेल्प करता था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में। बात करूं विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो ग्रामीणी जो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखेगा, और जो गोप है उसको जो है वो सपोर्ट करेगा ग्रामीणी को। तो गोप जो है बेसिकली 10 से 15 विलेज का हेड होता है जो कि ग्रामीणी को रिपोर्ट करता है। बात करूं मौर्य आर्ट और आर्किटेक्ट के बारे में, तो इन्होंने जो स्टोन है उसको जो है यूज़ किया बहुत वास्टली। तो एक बात बता दूं आपको मैं, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वहाँ पर जो है स्टोन का यूज़ नहीं हुआ था, और इसका जो सबसे एक्सटेंसिव यूज़ किसने किया स्टोन्स का, मोनोलिथिक पिलर्स बनाए वो किया मौर्यंस ने। तो इसीलिए जो है इनके जो एविडेंस हैं हमें आज तक देखने को मिलते हैं, क्योंकि स्टोन जो है डीके नहीं करता। अगर कोई वुडन वगैरह से कोई चीज़ें बनी होती हैं तो वो डीके कर गई हैं, लेकिन स्टोन आज तक वैसा का वैसा ही है। और
इस फेज को बोलते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन। तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन कब हुई थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले टाइम को फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोलते हैं, और ये जो मगध और ये जो मौर्य वाला टाइम पीरियड है इसको बोलते हैं सेकंड अर्बनाइजेशन। और स्टोन मॉन्यूमेंट्स की बात करूं तो मोनोलिथिक पिलर बनाए गए इस टाइम पे मौर्यन आर्ट के अंदर। बेसिकली जो कि जो ये पिलर बनाए जाते थे इसमें क्या है, इनका कुछ पर्टिकुलर डिज़ाइन होता था। तो ये नीचे से थोड़े बेस इनका ब्रॉड होता था और ऊपर को ये टेपर करते थे और हाईली पॉलिश्ड ये होते थे। और इन पिलर्स की जो ये वॉल है इस पे जो है एडिक्ट्स लिखे जाते थे। इन पे सब कुछ हमें देखने को मिला है। इन्हीं की लिखाई को बोलते हैं मौर्यन और अशोका एडिक्ट्स। तो वो इनके ऊपर लिखी गई है। एग्जाम्पल है सारनाथ पिलर। सारनाथ पिलर बनाया गया था जो बुद्ध ने जब फर्स्ट सरमन दिया था उनकी याद में यूपी में इसको जो है खड़ा किया था। इसी पिलर के ऊपर जो है सारनाथ लॉयन कैपिटल है, लेकिन आक्रमणकारियों ने जो है उसको तोड़ दिया था। अगली बात करूं आर्किटेक्ट में तो वो है स्टोन केव्स, जो कि बाराबर हिल्स में हमें देखने को मिली हैं, जो कि हैं लोमश ऋषि केव। ये जो है गिफ्ट की गई थी अजीवक सेक्ट को। और कुम्रहार पैलेस है पटना में, वहाँ पर जो है पिल्लर्ड पैलेस का एविडेंस देखने को मिला है। अभी भी जो है 80 पिलर्स जो हैं इसके हमें देखने को मिलते हैं। बात करूं रॉक इंस्क्रिप्शन की तो गिरनार गुजरात में जूनागढ़ में जो है एक रॉक इंस्क्रिप्शन है। अशोक के टाइम पे ही जो है सांची का स्तूप है उसका निर्माण शुरू हो गया था, और साथ ही अशोक ने जो है चैत्य और विहार बनाए। चैत्य क्या होते हैं? बेसिकली जो मॉन्क्स हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, इनके लिए जो प्रेयर हॉल्स होते हैं उन्हें चैत्य बोला जाता है। और विहार जो है उनके जो रहने के लिए जो डॉर्मेटरीज यानी कि जो उनके घर हैं उन्हें विहार बोला जाता है। तो इसी विहार वर्ड से जो है लेटर जो ये बिहार नामक जगह है इसका नाम जो है बिहार पड़ा है। और यहाँ पर क्या है, कुएं भी बनाए गए जिनकी जो लाइनिंग है वो किससे की गई है? ब्रिक से की गई है। तो ये भी हम इस आर्किटेक्ट में देखते हैं। और पंच मार्क्ड कॉइन जो है इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होना शुरू हो गए थे, और साथ ही टेराकोटा के जो आर्टिफैक्ट्स हैं हमें यहाँ भी मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा। बात करूँ अशोकन एडिक्ट्स की तो ये टोटल जो है 33 इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं जो कि पिलर, रॉक्स और केव्स में हैं। इनकी जो लैंग्वेज है वो प्राकृत है। और जो 13 रॉक एडिक्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमें कलिंग वॉर के बारे में बताता है। और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो है ब्रह्मी। और जो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर जो अशोका के पिलर मिले हैं उनमें जो लिखाई है स्क्रिप्ट है वो है खरोष्टी लिपि। मोस्टली जितने भी जो इंस्क्रिप्शन हमें मिले हैं वहाँ पर जो अशोका का नाम है वो है देवनम पियदसी, यानी कि डियरर टू गॉड। जो अशोका नाम उनका है वो इकलौता सिर्फ एक जो एडिक्ट है, माइनर एडिक्ट, जो कि हमें मस्की कर्नाटका में मिला है, जहाँ पर कि उनका नाम जो है अशोका लिखा हुआ है। इन सभी को जो है जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में डिसाइफर किया था कि आखिरकार इन पे क्या लिखा हुआ है। जेम्स प्रिंसेप जो है ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत थे उस टाइम पे। तो इन एडिक्ट से हमें जो है अशोका की पॉलिसी पता चलती है, और साथ ही उनके जो एम्पायर का जो एक्सटेंट है उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि अफगानिस्तान, बंगाल, कर्नाटका, जम्मू, तो यहाँ पर जो है इनके क्या है रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। तो एम्पायर की वास्टनेस के बारे में पता चलता है। तो कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट जो एडिक्ट्स हैं वो हैं शाहबाज, घड़ीवाला, कांधार और गिरनार, जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और धौली का जो इंस्क्रिप्शन है, धौली वो जगह है जहाँ पर कि कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। तो ये सारे क्या हैं इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन में एडिक्ट्स हैं अशोका के पर्टेनिंग। बात करूं मौर्यन एम्पायर के सोर्सेज ऑफ स्टडी के बारे में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अर्थ
शास्त्र जो कि कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त सभी एक हैं, इनके द्वारा लिखा गया था और इसको जो है संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया था। इन्हें जो है इंडिया माकियावेली भी बोलते हैं। माकियावेली जो हैं मॉडर्न इटालियन राइटर हैं जिन्होंने की बहुत सी किताबें लिखी हैं कि राजा को किस तरीके से रूल करना चाहिए। तो इंडियन माकियावेली कौन है? चाणक्य। अर्थशास्त्र में बेसिकली कितनी 15 बुक्स हैं और 180 चैप्टर हैं जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। तो पहले में बात की गई है राजा की जो काउंसिल है उसके बारे में और वेरियस डिपार्टमेंट्स के बारे में। दूसरे में जो है सिविल और जो क्रिमिनल लॉज हैं उनके बारे में बात की गई है और तीसरे में डिप्लोमेसी के बारे में बात की गई है कि किस तरीके से जो है पॉलिसी ड्राफ्ट होनी चाहिए और जो वार लड़ाई के टाइम पे क्या पॉलिसी रहनी चाहिए, इन सभी का जिक्र जो है 3rd सेक्शन में मिलता है। अगली है बुक विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी और ये लिखी कब गई थी? गुप्ता पीरियड में। तो इसमें बेसिकली ये काफ़ी देर बाद लिखी गई थी, मौर्यन जो ये टाइम पीरियड था। तो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने जो है जो ये नंद वंश था उसको हराया था। तो इसके बारे में यहाँ से हमें पता चलता है, मुद्रा राक्षस जो कि विशाखादत्त ने लिखी है। बात करूँ अगली किताब की तो वो है मेगास्थनीज की इंडिका। तो जैसे कि मैंने बताया, मेगास्थीन जो थे ग्रीक एम्बेसडर थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे और ये कैपिटल यानी कि उस टाइम की पाटलिपुत्र में रहते थे। तो पाटलिपुत्र में क्या एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में मोस्टली जानकारी जो हमें मिलती है वो मेगास्थीन की इंडिका बुक से मिलती है। तो ये सब थे इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्टडी मौर्यन एम्पायर के। अब देखते हैं कि आखिरकार जो ये मौर्यन एम्पायर है ये क्यों डिक्लाइन होना शुरू हुआ। अब देखते हैं 4 से 6 लाख सैनिकों वाली सेना होते हुए भी जो है मौर्यन एम्पायर आखिरकार क्यों डिक्लाइन कर गया। सबसे पहला रीज़न जाता है जो अशोक की जो ये प्रो बुद्धिस्ट पॉलिसीज़ थी, तो इनको जो है मेन रीज़न बताया जाता है। अब जब कोई लड़ाई वगैरह नहीं करेगा तो किस तरीके से वो अपनी किंगडम की प्रोटेक्शन करेगा और किस तरीके से उसे एक्सपैंड करेगा। तो इसकी वजह से क्या है, धीरे धीरे जो है ये जो इनका कंट्रोल था ये लॉस्ट होता गया और अशोक के बाद जितने भी सक्सेसर आए वो बहुत ही कमज़ोर थे। और साथ ही अशोक के टाइम पे जो सेक्रीफाइस था और जो ये रिचुअल थे इनके ऊपर बैन लगा दिया गया था। तो इसकी वजह से जो ये ब्राह्मण थे ये काफ़ी नाराज़ हो गए थे अशोक से। तो पुष्यमित्र सुंग जो कि ब्राह्मण थे इन्होंने इसका बदला लिया और जो लास्ट जो इनका रूलर था मौर्यन बृहदत्त उसको जो है मार दिया और उसके बाद जो है सुंग वंश की शुरुआत हुई। और साथ ही जो अमात्याज जो ये ऑफिसर्स थे ये क्या है धीरे धीरे इन्होंने जो है अब लोगों को अब्यूज करना शुरू कर दिया था। ये क्या करते थे, हाई टैक्स चार्ज करना इन्होंने शुरू कर दिया था, रिश्वत इन्होंने लेना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से जो है एडमिनिस्ट्रेशन और भी वीक होता गया। जैसे जैसे इनका सेंटर जो है जितना वीक होता जा रहा था तो जो दूर दूर जितने भी किंगडम्स थे वो क्या है सारे इलाके जो हैं टूटने लग गए। वो जो क्या है वहाँ पर इंडिपेंडेंस उन्होंने घोषित कर ली। एक चीज़ याद रखना, जब भी जो सेंटर है वो वीक होगा तो जितने भी दूर दूर वाले एरिया हैं वो क्या है अपनी फ्रीडम घोषित कर देंगे। और अशोका की डेथ के बाद जो हुआ, जो एम्पायर था इनका 2 हिस्सों में बट गया था, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो जो वेस्टर्न वाला एरिया था उसको जो ये ग्रीक जिनको कि बैक्ट्रियंस बोलते हैं इन्होंने क्या है जीत लिया था। तो इसकी वजह से जो है बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ा था मौर्यन एम्पायर को। और आयरन जो मैंने बताया कि पहले यहीं पर मिलता था, राजगीर वाले एरिया में मैक्सिमम पाया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। साउथ वाले रीजन्स में भी अब आयरन की खजाने मिल गए और जिसकी वजह से क्या है वो लोग भी काफ़ी पावरफुल हो गए और जो है इनको टक्कर देने के लायक वो बन गए थे। तो इस तरीके से ये सभी कारणों को मैं कह सकता हूँ कि रिस्पॉन्सिबल रहे हैं डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर में। तो ये सब था मौर्यन एम्पायर के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और
फेसबुक पे आप पर्सनल मैसेज करके भी अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड, आखिर कौन कौन से वो वंश हैं जो कि मौर्य के बाद आए थे, तो उनको वहाँ हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।